My dear students, friends and colleagues, आपका मैं मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज विद संतलाल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बफर सिस्टम्स ऑफ ब्लड या एसिड बेस बैलेंस पढ़ने जा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण टॉपिक, थोड़ा जटिल जरूर लगेगा आपको, लेकिन एक एक बिंदु पर अपन पैनी नजर रखेंगे तो आपके लिए ये टॉपिक एकदम आसान बन जाएगा। लेट अस मूव मिस्टर संतलाल, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज, चूरू, राजस्थान। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने क्वेश्चन लिखा है, गिव एन अकाउंट ऑफ बफर सिस्टम्स ऑफ ब्लड एंड एसिड बेस बैलेंस। रक्त के बफर सिस्टम्स के ऊपर लेख लिखिए या एसिड बेस बैलेंस अम्ल क्षार संतुलन पर लेख लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज बफर। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी कांस्टेंट पीएच होती है, पीएच निश्चित होती है। उसमें चाहे एसिडिक कोई एसिड जोड़ दो, चाहे कोई क्षार जोड़ दो, उसकी पीएच में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी ए सॉल्यूशन विच रेजिस्ट changes in pH when acid or alkali is added to it, but pH will be always constant। ऐसा विलेन जिसके साथ में कोई अम्ल जोड़ दिया जाए या क्षार जोड़ दिया जाए, उसके पश्चात भी वो विलेन अपनी पीएच को निश्चित बनाए रखने के लिए उसका विरोध करता है या रुकाव पैदा करता है। दैट इज बफर। टेंशन मारने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज बफर्स? बफर्स आर केमिकल सब्सटेंसेज। बफर्स जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं विच आर एबल टू बाइंड फ्री हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन विदाउट चेंज इन पीएच। जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन यानी केटाइन और एनाइन को बिना पीएच में बदलाव होने के उपरांत अपने साथ बांधने का, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो बांधने का कार्य करते हैं। थस इसलिए दे हेल्प इन मेंटेनिंग एन एसिड बेस बैलेंस। इन द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, जिसके कारण से अम्ल और क्षार, ब्लड के अंदर अम्ल और क्षार का निश्चित बनाए रखने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से रक्त जो होगा वो अपनी पीएच को निश्चित बनाए रखने का कार्य करता है। और साथ में बॉडी फ्लूइड्स भी होता है। शरीर के अंदर पाए जाने वाले जितना भी द्रव्य है, बॉडी फ्लूइड्स है, द्रव्य है, उनका भी पीएच निश्चित होगा। दीज आर बफर्स। सिग्निफिकेंस ऑफ बफर्स, यानी कि बफर्स की सार्थकता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। द ब्लड हैज ए पीएच वैल्यू ऑफ बिटवीन 7.4 एंड 7.5। ब्लड की निश्चित पीएच होती है 7.4। अपने में मनुष्य के अंदर 7.5 भी हो सकती है। इसलिए देयरफॉर इट इज द जनरल पीएच लेवल इन द बॉडी विच मे बी अल्टर्ड इन एन इंडिविजुअल ऑर्गन।
ये तो पीएच होती है अपने ब्लड की पीएच, लेकिन ये पीएच बदल सकती है। अल्टर्ड मानी बदलना या चेंज्ड, एक कोई विशेष ऑर्गन में अपने आहार नाल में पाए जाने वाले स्टोमक के अंदर ऑक्जेटिक सेल्स द्वारा लगातार HCl का सीक्रेशन होता रहता है, जिसके कारण से पीएच 2 बन जाती है। मध्यम अति अम्लीय हो जाता है, हाईली एसिडिक हो जाता है। बदल सकती है कोई विशेष प्रकार के ऑर्गन में, और वो उस ऑर्गन के अंदर आवश्यकता भी होती है कोई विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए। आगे लिखा, टू मीट द नीड्स ऑफ द स्पेशल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। इस ऑर्गन में जैसे स्टोमक के अंदर चलने वाले पाचकीय एंजाइमों के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए पीएच 2 बन जाती है। द रेंज ऑफ पीएच ऑफ द ब्लड विच इज कंपेटिबल विद लाइफ इज 7 to 7.8। पीएच क्या होती है? पोटेंशिया हाइड्रोजिना, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो क्या कहती है कि रेंज ऑफ पीएच ऑफ द ब्लड विच इज कंपेटिबल यानी अनुकूल होती है अपने जीवन के लिए 7 से लेकर के 7.8 तक। 7 से नीचे आ जाएगा तो एसिडोसिस हो जाएगा, अम्लता बढ़ जाएगी। 7.8 से ऊपर जाएगा तो क्षारीयता बढ़ जाएगी। 8 से ज्यादा अगर पीएच हो जाएगी, 7.8 नॉर्मल यानी जीवित रहने के लिए 8 से ज्यादा हो जाती है तो शरीर में क्षारीयता उत्पन्न हो जाती है, मनुष्य को मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी सेल्स produces certain acids and alkalis which change the pH of the blood and the body fluids। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप यानी अपने शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है उसमें जो उपापचयी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं, उसके कारण से कुछ अम्ल बनते हैं, कुछ क्षार बनते हैं, जिनके कारण से ब्लड और रुधिर, जिसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या मिडल मैन ऑफ द बॉडी कहते हैं, और शरीर के द्रवों की पीएच बदल सकती है। किसके कारण से? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी सेल्स, क्योंकि वे प्रोड्यूसेज करते हैं कुछ एसिड्स को, कुछ एल्कलीज यानी अम्लों को और क्षारों को। टू मेंटेन द पीएच विद इन द नॉर्मल रेंज, एक सामान्य परास में, सामान्य रेंज में पीएच को बनाए रखने के लिए देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ब्लड विच एक्ट एज बफर्स। सामान्य पीएच को बनाए रखने के लिए अपने शरीर के ब्लड में कुछ ऐसे पदार्थ या सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो बफर्स की तरह कार्य करते हैं, यानी पीएच को बदलने नहीं देते हैं। थस the main significance of the buffers is to maintain proper hydrogen ion level in the blood or body fluids। बफर्स की मुख्य सार्थकता क्या है? हाइड्रोजन आयन लेवल, अपने ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लेवल को निश्चित बनाए रखने का कार्य है। जो सब्सटेंसेज, जो बफर्स अपने ब्लड में पाए जाते हैं वो, और साथ में बॉडी फ्लूइड में भी, यानी शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो शरीर में पाए जाने वाला जो द्रव्य होता है उसके अंदर भी पीएच को नॉर्मल बनाए रखने का कार्य करते हैं। इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बफर्स। नेक्स्ट, बफर सिस्टम्स। 3 मेजर बफर सिस्टम आर फाउंड इन एनिमल्स। 3 प्रकार के बफर सिस्टम्स जो होते हैं वो जंतुओं में पाए जाते हैं। दीज आर एज फॉलोइंग्स, जो कि निम्नलिखित है: फॉस्फेट सिस्टम, बाइकार्बोनेट सिस्टम, एमिनो एसिड सिस्टम। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑल
3 is normally present in the body and cellular fluid, so the maintenance of a constant pH depend on a complex system. ये तीनों सिस्टम जो हैं अपने आप में जटिल है और इन जटिल तंत्रों के द्वारा अपने ब्लड का, अपने बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ब्लड का और बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूइड होगा, चाहे वो सेल्स में हो तो सेलुलर फ्लूइड होगा, उसकी मेंटेनेंस के लिए कांस्टेंट पीएच को बनाए रखने के लिए ये तंत्र कार्य करते हैं। कौन कौन से? फॉस्फेट बफर सिस्टम, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, एमिनो एसिड्स बफर सिस्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न और आई एम गोइंग टू टीच यू phosphate buffer system, a solution of sodium dihydrogen phosphate ionages in solution in the following manner. सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का जो विलयन होता है उसका आयोनाइजेशन, आयनीकरण किस प्रकार से होता है एक विलेन के रूप में, वो देखिए। Na सोडियम डाइहाइड्रोजन आया, इसका मतलब NaH2 आएगा, फॉस्फेट है, रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा ये सोडियम और H2PO4 में टूट जाता है, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में टूट जाता है। आगे फिर देखिए H2PO4, अभी H2PO4 जो है ये इसका आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, हाफ आयोनाइजेशन हुआ है। H2PO4 जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा हाइड्रोजन आयन और HPO4 में टूट जाता है, हाइड्रोजन फॉस्फेट में टूट जाता है। अब हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा हाइड्रोजन आयन और फॉस्फेट आयन में टूट जाता है, यानी केटायन और एनायन में टूट जाता है। इट इज NaH2PO4 sodium dihydrogen phosphate. The phosphate ions, यहां फॉस्फेट आयंस बने हैं जिनको एनायंस भी बोलते हैं, PO4 की ऊपर घात 3 आई है। फॉस्फेट आयंस इन सॉल्यूशन एट ए फिजियोलॉजिकल pH आर फाउंड एज H2PO4 एंड SPO4-2। ये ऊपर दिखाई है मैंने, SPO4 के ऊपर संयोजकता दिखाई है ऋणात्मक रूप से 2 और PO4 के ऊपर दिखाई है ऋणात्मक संयोजकता 3। ओनली हाफ कंप्लीट आयनाइजेशन इसके अंदर, अभी इनका तो SPO4 का और H2PO4 जो है जिसके ऊपर ऋणात्मक संयोजकता 1 है, एक डैश लगाई है माइनस की, इनका आधा ही आयोनाइजेशन हुआ है। कंप्लीट आयोनाइजेशन तो तब होगा जब हाइड्रोजन आयन और फॉस्फेट आयन में ये टूट जाएगा। फॉस्फेट बफर्स आर यूजुअली मेड अप एज ए मिक्सचर ऑफ 2 साल्ट्स। फॉस्फेट जो बफर्स होते हैं वो 2 प्रकार के लवणों से, 2 प्रकार के साल्ट्स के मिश्रण से बनते हैं। डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यानी Na2HPO4 एंड सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट NaH2PO4। द मिक्सचर ऑफ दीज 2 साल्ट्स, इन 2 लवणों के मिश्रण को बिहेव लाइक ए बफर, ये एक बफर की तरह व्यवहार करते हैं। अगर डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट को का मिला दिया जाए, मिश्रण बना दिया जाए, तो ये बफर की तरह कार्य करेंगे। किस प्रकार से, आगे देखिए। डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इट एक्ट्स एज ए वीक एसिड, ये एक कमजोर अम्ल के रूप में कार्य करता है। सिंस इट प्रोड्यूसेस सम हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, एक विलेन में ये कुछ हाइड्रोजन आयन का उत्पादन करने वाला कंपाउंड है डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इट इज ए साल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड
H3PO4 एंड एक मजबूत क्षार NaOH का मिश्रण होता है। It is a salt of phosphoric acid and a strong base NaOH। NaOH और H3O4 को मिला दोगे तो आपके पास में क्या बनेगा? NaH2PO4 यानी सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये लवण है। इफ द क्वांटिटी ऑफ एसिड इंक्रीजेज, अगर एसिड की क्वांटिटी यानी मात्रा बढ़ने लग जाए, देन बाद में इट इज न्यूट्रलाइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक साल्ट। तो निश्चित पीएच को बनाए रखने के लिए इनका उदासीनीकरण होगा साल्ट्स के बनने के कारण से, बाय द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक साल्ट। डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूं क्योंकि यहां क्या बताया है? इफ द क्वांटिटी ऑफ एसिड इंक्रीजेज, ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इरिवर्सिबल द्वारा सोडियम क्लोराइड में बदल गया और सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में बदल गया। इफ द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस इंक्रीजेज, देन दीज आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अगर हाइड्रोक्सिल आयल की सांद्रता या मात्रा बढ़ने लग जाए तो ये उदासीन किसके कारण से होता है? पानी बनने के कारण से होता है। ये देखिए, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ में NaOH जुड़ रहा है क्योंकि एक क्षार है। तो क्या बन जाएगा? Na2HPO4 डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और साथ में क्या बन गया? फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ये वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये तो आया है फॉस्फेट बफर्स, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड में भी ये चीज़ें आपके आगे आई हैं। अगर आपने फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन वाला वीडियो सुना है तो। नेक्स्ट, बाइकार्बोनेट सिस्टम्स, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। द बाइकार्बोनेट आयन यानी HCO3 कैन टेक अप हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं, ये जल से हाइड्रोजन केटाइन को पकड़ लेते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा कार्बोनिक एसिड का निर्माण करते हैं। इफ क्वांटिटी ऑफ एन एल्काली ऑक्सीड्स, अगर क्षारीयता बढ़ जाती है या क्षारों की मात्रा, क्वांटिटी मात्रा बढ़ने लग जाती है, देन कार्बोनिक एसिड न्यूट्रलाइजेज, कार्बोनिक एसिड जो होता है ये उदासीन हो जाता है, इट बाय फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल के बनने के कारण से अल्काली ऑक्सीड हो रहा है। इसका मतलब H2CO3 के साथ में फ्रॉम अल्काली का मतलब है हाइड्रोक्सिल आयन आकर के जुड़ा है, और अम्लीयता बढ़ रही है तो ये देखिए फ्रॉम वाटर से हाइड्रोजन आयन आया है, और यहाँ हाइड्रोजन आयन आया है पानी से। तो H2CO3 हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में इरिवर्सिबल द्वारा अनअत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा H2O का निर्माण कर लेगा और बाइकार्बोनेट आयन का निर्माण कर लेगा। इफ द क्वांटिटी ऑफ एसिड इंक्रीजेज, द बाइकार्बोनेट आयन्स रिएक्ट विद टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। अगर बाइकार्बोनेट अम्लीयता बढ़ती है तो बाइकार्बोनेट आयन्स जो होते हैं वो बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ में मिलकर के H2 और CO2 का निर्माण कर लेते हैं, और हाइड्रोजन आयन बताया है H प्लस का मतलब ये एसिडिक प्रवृत्ति का होता है, केटाइन है ये। इन दिस वे हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन आर रिमूव्ड फ्रॉम सॉल्यूशन। इस प्रकार के मार्ग से जो एनायंस यानी क्षार यानी हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन यानी केटाइंस
जो है वो विलेन से सॉल्यूशन से हट जाते हैं। सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल बॉडी फ्लूइड या सेलुलर फ्लूइड और ब्लड। बाइकार्बोनेट सिस्टम इन ब्लड में क्या हो रहा है? ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन सेल्स CO2 इज प्रोड्यूस्ड विच डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, और वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज या विसरित हो जाता है और डिजॉल्व इन वाटर और जल के में घुल जाता है ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड में पाए जाने वाले ब्लड प्लाज्मा में, क्योंकि साथ में ब्लड कॉर्पसल्स भी पाई जाती हैं, RBC, WBC, ब्लड फ्लैटलेट्स, बट ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये देखिए CO2 आने के पश्चात H2O के साथ में क्रिया करके कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर लेंगी। इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड कॉजेज इट्स डिसोसिएशन इन हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन। अगर कार्बोनिक एसिड की सांद्रता ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ये भी अम्ल के रूप में कार्य करने वाला है, ये भी पॉइजनस है, ये भी टॉक्सिक है बॉडी के लिए, अगर इसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाए तो ये अपने आप टूट जाता है किसके अंदर? रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में। इफ दीज हाइड्रोजन्स आर नॉट बफर्ड they would causes dangerously low pH level in the animal। अगर इन हाइड्रोजन आयन का यहाँ से रिमूवल अगर या बफर्ड न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है तो ये pH को घटा देता है, यानी अम्लीयता बढ़ा देता है, और ये बहुत ही खतरनाक है। डेंजरसली लो pH लेवल इन द एनिमल। अगर pH का लेवल एनिमल में कम हो जाता है, जंतु में कम हो जाता है या ब्लड में कम हो जाता है तो ये घातक है। दिस हाइड्रोजन इज रिमूव्ड या बफर्ड, हट जाता है या बफर हो जाता है इन द फॉलोइंग मैनर्स। अब दो प्रकार से होगा, बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स। पहला पॉइंट है प्लाज्मा प्रोटीन्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म बाइकार्बोनेट्स। प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा के अंदर सदैव प्रोटीन पार्ट जो होता है वो सोडियम के साथ जुड़ा हुआ होगा। RBC के अंदर होगा कोई भी चीज तो वो पोटेशियम के साथ जुड़ा हुआ होगा, ध्यान देना यहाँ पे। ब्लड प्लाज्मा में कोई अभिक्रिया चलती है तो सोडियम के साथ में जुड़ी हुई होगी, और RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर अगर कोई अभिक्रिया चल रही है तो वो पोटेशियम के साथ जुड़ी हुई होगी। तो सोडियम डॉट PR का मतलब है सोडियम प्रोटीनेट, और HCO3 जो ऊपर बना है इरिवर्सिबल द्वारा ये H.PR यानी प्रोटीनिक एसिड या प्रोटीन एसिड बोलते हैं, और साथ में सोडियम कार्बोनेट बच जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन हाइड्रोजन आयंस होते हैं। ये देखिए NaPr के साथ में हाइड्रोजन आयन जुड़ रहे हैं, HCO3 जुड़ रहे हैं, यानी हाइड्रोजन कैटायन बाइकार्बोनेट एनायन दोनों जुड़ करके प्रोटीनिक एसिड का निर्माण कर लेगी, और साथ में एक सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट, दूसरा है बाइक्लोराइड शिफ्ट, या इसको हैम्बर्गर फिनोमेना भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले हैम्बर्गर नाम के फिजियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट आता है, ऑल्टरनेटिव ईयर्स में शॉर्ट नोट आता है, और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्यों न हो, क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमेना बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। मैं आपको सचेत कर रहा हूं, अगर बेरोजगार हो और उच्च पदों पर आसीन होना चाहते हो, जैसे कोई सेकंड ग्रेड में है, कोई फर्स्ट ग्रेड में है, वो कॉलेज एजुकेशन में आना चाहता है, सेकंड ग्रेड वाला फर्स्ट ग्रेड में आना चाहता है, तो उनके लिए मैं ये सावधानी दे रहा हूं। जो
अनएम्प्लॉय हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। और ये मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड वाले वीडियो में भी बताया था। CO2 फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा enters into the erythrocytes यानी RBC and combines with water to form H2CO3। CO2 जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रवेश की थी, किसके कारण से? भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो CO2 बनी थी वो ब्लड प्लाज्मा में डिफ्यूज हो गई और इरिथ्रोसाइट के अंदर ये वाटर के साथ मिलकर के H2CO3 कार्बनिक एसिड का निर्माण कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कार्बनिक एनहाइड्रेज। अगर आरबीसी के अंदर H2O और H2CO3 का निर्माण होगा, CO2 प्लस H2O का, तो एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी जिसको कार्बनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं। CO2 प्लस H2O कार्बनिक एनहाइड्रेज इरिवर्सिबल द्वारा H2CO3 का निर्माण कर लेगा और H2CO3 पीछे अपने पड़ा है कि अगर इसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी तो ये अपने आप वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, किसमें? हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इन इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं के अंदर। हीमोग्लोबिन रिमेन्स कंबाइंड विद पोटेशियम एज ए पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट। मैंने आपको बताया था कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर सोडियम प्रोटीनेट होगा, यानी कोई भी अगर कंपाउंड होगा तो सोडियम जुड़ा हुआ होगा, आरबीसी के अंदर पोटेशियम जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पे वापस आ गया है पोटेशियम। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन सदैव पोटेशियम के साथ में जुड़ा हुआ होगा और अगर हीमोग्लोबिन का अपन इंडिकेट करते हैं HB के रूप में तो पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा तो KHB बन जाएगा, K.HB, और उसका नाम होगा पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट। ये देखिए पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट। और अपने पास क्या पड़ा है? H2CO3 जिसकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण से हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट गई और क्या बने लेगा? एक लवण KHCO3 और साथ में HHB हीमोग्लोबिन टूट बन जाएगा। HH लिख दिया, HB हट गया भैया, थोड़ा ध्यान देना, भूल गया हूँ। HB होगा H.HB हीमोग्लोबिनिक एसिड। हिंदी में तो इंग्लिश में तो लिख दिया है लेकिन B छूट गया है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स। आपको पता है कि लाल रक्त कणिकाओं की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो एनायंस के लिए, ऋणात्मक आयंस के लिए तो पारगम्य होती है, परमेबल होती है, और कैटायंस और धन आयन के लिए इम्परमेबल होती है, अपारगम्य होती है। तो क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि उनके लिए परमेबल होती है, और सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जो होते हैं उनके लिए ये इम्परमेबल होती है। कौन? आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली। यही करना चाहता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स आर परमेबल टू एनायंस, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, बट इम्परमेबल टू कैटायंस, फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम एटसेट्रा। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, इस प्रकार की परिस्थितियों में क्लोराइड आयंस डिफ्यूजेज इनटू द इरिथ्रोसाइट फ्रॉम द प्लाज्मा। इस प्रकार की परिस्थितियों में जो क्लोराइड आयंस होते हैं, लवण पड़ा है सोडियम क्लोराइड, इधर देखिए आप डायग्राम की तरफ, इधर डायग्राम की तरफ देखिए, ये सोडियम क्लोराइड है, टूट रहा है, सोडियम में टूट रहा है, क्लोराइड में टूट रहा है। तो ये क्लोराइड शिफ्ट द्वारा किस में प्रवेश कर रही है? आरबीसी इरिथ्रोसाइट में प्रवेश कर रही है। आगे बताऊंगा पूरा डिटेल से। और रिएक्ट विथ पोटेशियम बाइकार्बोनेट टू रिलीज HCO3 आयंस, और किसके साथ में क्रिया करेगा? ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3 के साथ में क्रिया करेगा। तो KHCO3 प्लस क्लोराइड आयंस रिवर्सिबल द्वारा एक लवण बना लेंगे KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और बाइकार्बोनेट आयंस फ्री हो जाएंगे। द बाइकार्बोनेट्स आयन अब नाउ डिफ्यूजेज आउट ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स। अब ये एनायन है, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो आरबीसी में से
ब्लड प्लाज्मा में आ जाएगा और सोडियम के साथ में जुड़ के सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। सीधी सी बात है। ये देखिए बाइकार्बोनेट आयन है जो ब्लड प्लाज्मा में आ गया है आरबीसी के द्वारा डिफ्यूज होकर के, क्योंकि ये एनायन है, एनायन के लिए आरबीसी की मेम्ब्रेन परमिएबल है और सोडियम के साथ में जुड़ करके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। दिस फिनोमेना इज नॉन एज क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना। यहाँ मैंने डिटेल से पढ़ा है, बताया है। इधर एक तरफ ले ली आरबीसी या इरिथ्रोसाइट, बीच में ले लिया ब्लड प्लाज्मा और सॉरी टिश्यू इधर आना चाहिए था, टिश्यू इधर आना चाहिए था, टिश्यूज ये इस गोले में आना चाहिए था, अब आ ही नहीं सकता चलते में। टिश्यूज, ये टिश्यूज का है। टिश्यूज के अंदर ये देखिए आप क्या चल रहा है, C6H12O6 ग्लूकोज है, प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है, भोजन का ऑक्सीकरण होगा और क्या बनेगा, वाटर के 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, साथ में 38 एटीपी बनती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के द्वारा, यानी एनर्जी बनेगी। अब ये CO2 जो है ये टिश्यूज के द्वारा डिफ्यूज हो रही है, ब्लड प्लाज्मा में भी आ रही है। ये देखिए ब्लड प्लाज्मा में भी आ रही है और इधर कहाँ गई, ये आरबीसी के अंदर भी गई CO2। अब ब्लड प्लाज्मा में क्या कर रही है, CO2 है वाटर के साथ में मिलकर के H2CO3 का निर्माण कर लेगी। यहां कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नहीं है। अब अपने पास क्या थे, फॉस्फेट थे सोडियम के और सोडियम प्रोटीनेट थे, दो रूप थे। डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ में H2CO3 क्रिया करेगा और सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बनने लगेगा, साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। सोडियम प्रोटीनेट है, उसके साथ में ये H2CO3 कार्बनिक एसिड जो है वो प्रोटीनिक एसिड का निर्माण कर लेगा, HPR का निर्माण कर लेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। नीचे देखिए आप, नीचे देखिए सोडियम क्लोराइड पड़ा है। सोडियम क्लोराइड रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा, ऊपर वाले ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा सोडियम और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। सोडियम आयंस यहीं ब्लड प्लाज्मा में रह जाएगा, क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे आरबीसी के अंदर, क्योंकि एनायंस के लिए आरबीसी की मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। अब आरबीसी में देखते हैं H2 और CO2 दोनों मिलकर के कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड का निर्माण करते हैं। कार्बनिक एसिड की सांद्रता अगर ज़्यादा हो जाए तो आरबीसी के अंदर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगा। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन पड़ा है। हीमोग्लोबिन प्ले ए मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग टू टिश्यू एंड टिश्यू टू द लंग। तो हीमोग्लोबिन पोटेशियम के साथ जुड़ा हुआ है, वो यहां जुड़ रहा है। तो H हाइड्रोजन आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, तो H जो है वो तो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ गया, ये तो हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया। लेकिन K किसके साथ में जुड़ गया, बाइकार्बोनेट आयन के साथ में जुड़ गया और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लिया। अब HHB है और CO2 अगर पड़ी है तो कार्बामाइन रिएक्शन द्वारा ये HHBCO2 का निर्माण कर लेगी और KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है अब ये क्या करेगा, HCO3 को फ्री करेगा, टूटेगा इरिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा, और क्लोराइड आयन जो है ये ब्लड प्लाज्मा में इसके साथ आकर के जुड़ते हैं, तो ये तो पोटेशियम के साथ में जुड़ करके ये क्षार बना लेगा पोटेशियम क्लोराइड, और ये बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं वो आरबीसी की मेम्ब्रेन को बेधते हुए, क्योंकि उनके लिए पारगम्य होती है, ये आकर के सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन था HbO2 का होल 4, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करने की क्षमता रखता है, तो ये Hb और 4O2 में टूट गया और ये ऑक्सीजन जो है वो सीधी
ब्लड प्लाज्मा से होती हुई टिश्यू सेल के साथ में पहुंचती है। ये टिश्यूज यहाँ आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ आएगा। मैं कर्सर के साथ बता रहा हूँ, ये सेटिंग करने के अंदर गड़बड़ हो गया। ये खाना जो है ये टिश्यूज का है, और ये भोजन का अब ये O2 जो है ये ऑक्सीकरण करेगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। और CO2 का यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन हो रहा है। दीज रिएक्शन सर्व टू मेंटेन द pH ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। ये जो अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ब्लड और अपने बॉडी फ्लूइड यानी दैहिक द्रव, टिश्यूज के द्रव या फ्लूइड या बॉडी टिश्यूज जो होते हैं उनके pH को कांस्टेंट बनाए, निश्चित बनाए रखने का कार्य करता है। ये डायग्रामेटिक रिएक्शन दिखाया है। ये इरिथ्रोसाइट है, ये ब्लड प्लाज्मा है, और ये तीसरा खाना जो बनाया है ये वर्ग जो है स्क्वायर जो है ये टिश्यूज का है। छप गया थोड़ा सा इधर, माफ करना। नेक्स्ट, एमिनो एसिड सिस्टम। Amino acid contain in their molecule both a basic amino group and acidic group carboxylic group। कोई भी अमीनो एसिड होता है उसके अंदर आपको पता है किरेल कार्बन पाया जाता है। किरेल कार्बन वो है जिसके ऊपर चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग प्रकार के होते हैं। कार्बन के साथ में एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, और एक R है, मेथिल ग्रुप है। और नॉन किरेल कार्बन या ए किरेल कार्बन जो होता है उस पे आर ने होकर के दो हाइड्रोजन आयन जुड़े हुए होते हैं। तो एमिनो वो सिर्फ एक ग्लाइसिन ही एक अमीनो एसिड है। 20 अमीनो एसिड्स के बारे में बता रहा हूँ। 19 अमीनो एसिड्स के अंदर किरेल कार्बन पाया जाता है, यानी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग पाए जाते हैं। तो एमिनो एसिड कंटेन इन देयर मॉलिक्यूल बोथ ए बेसिक एमिनो ग्रुप पाया जाता है, एक एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। थस दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूट्रल ज्यूट्राइन। तो ये एसिडिक आयन भी है, एनायन भी है, कैटायन भी है। तो एक ज्यूट्राइन के रूप में कार्य कर रहा है। ज्यूट्राइन वो होता है जिसके ऊपर एनाइंस भी जुड़े हुए होते हैं, कैटाइंस भी जुड़े हुए होते हैं। बाय द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन टू और फ्रॉम द ज्वेटर आयन, ज्वेटर आइदर द कैटाइन फ्रॉम आइदर द कैटाइन फॉर्म और एनाइन फॉर्म विल बी प्रोड्यूस्ड एज बिलो। इसके कारण से कैटाइन और एनाइन फॉर्म किस प्रकार से बनती है नीचे देखिए। ये ज्वेटर आयन है जिसके ऊपर ये देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक तरफ NH3 ग्रुप धनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। इसके साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए ज्वेटर आयन के साथ में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड होता है ज्वेटर आयन, यहाँ हाइड्रोजन आयन रिवर्सिबल रिएक्शन जुड़ रहा है तो कैटाइन फॉर्म में बदल गया COOH, जो यहाँ ऋणात्मक संयोजकता लिए हुआ था उसके साथ में यह हाइड्रोजन जुड़ गया, ये कैटाइन फॉर्म हो गई। इधर हाइड्रोजन आयन अगर निकलेगा तो ये NH3 की जगह ये NH2 हो जाएगा। CH2 है, COO ऋणात्मक रूप से संयुक्ता है तो ये एनाइन फॉर्म में पड़ा रहेगा। व्हेन हाइड्रोक्सिल आयन आर एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड, जब कोई एमिनो अम्लों के विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन दिया जाए, दे टेक अप हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर। तो ये जल से हाइड्रोजन आयंस को अपने साथ ग्रहण कर लेते हैं और उसके कारण से एनाइन इज प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ NaOH, उदाहरण के तौर पे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड द साल्ट NH2CH2COONA वुड बी फॉर्म्ड। जैसे NaOH अगर जोड़ दिया जाए इसके साथ में तो क्या बन जाएगा, NH2CH2COONA बन जाएगा एमिनो अम्ल से। क्योंकि क्या जुड़ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जुड़ रहा है, ये Na जुड़ गया।
और साथ में पानी निकल जाएगा। इफ हाइड्रोजन आयंस आर एडेड, यदि हाइड्रोजन आयन जोड़ दिए जाएं, they are taken up by the deuterion to produce the cation form. For example, addition of hydrochloric acid would be result in the formation of hydrochloride. देखिए आप NH3 के साथ में ये क्लोराइड आयन जुड़ गया, CH2 है और अपने हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो COO जो है उसके ऋणात्मक रूप से पड़ा था पहले, अब यहाँ पे आकर के हाइड्रोजन आयन जुड़ गया तो ये न्यूट्रल हो गया, H जुड़ गया, फ्री से ऋणात्मक संयोजकता नहीं रही है। हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट एज बफर इन ए सिमिलर वे। हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं वो भी बफर्स के रूप में इसी प्रकार से कार्य करते हैं। एमिनो एसिड डिफर इन द डिग्री टू विच दे विल प्रोड्यूस द कैटायन और एनायन फॉर्म। एमिनो एसिड्स की जो मात्राएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं कि सांद्रता कितनी है, क्योंकि कैटायन और एनायन फॉर्म कितने बने वो उसकी मात्राओं के ऊपर, डिग्री के ऊपर, अंशों के ऊपर निर्भर करता है। बिकॉज ए सॉल्यूशन ऑफ एन एमिनो एसिड इज नॉट न्यूट्रल, क्योंकि एमिनो एसिड्स का जो सॉल्यूशंस होता है वो तो उदासीन होता ही नहीं, नॉट न्यूट्रल, बट इज आइदर प्रीडोमिनेंटली यानी बेसिक होगा या एसिडिक होगा। डिपेंडिंग ऑन विच फॉर्म इज प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी। डिपेंड किसके ऊपर निर्भर करता है? अम्लीयता के और क्षारीयता के ऊपर निर्भर करता है कि ग्रेटर क्वांटिटी, अत्यधिक मात्रा किसकी है। फॉर दिस रीजन डिफरेंट एमिनो एसिड्स में बी यूज्ड एज बफर्स। इस कारण से विभिन्न प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं वो बफर्स के रूप में कार्य करते हैं फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यूज, और विभिन्न पीएच वैल्यू जो होती है डिफरेंट पीएच वैल्यूज के ऊपर ये बफर्स के रूप में कार्य करते हैं। एंड ए मिक्सचर ऑफ देम पजेजेज ए वाइड बफर रेंज। अमीनो अम्लों का अगर मिश्रण बना दिया जाए तो परास या रेंज, बफर की रेंज जो है वो बढ़ जाती है, वाइड हो जाती है। The acid which are constantly added to the tissue fluid by the cells are fast buffered. अब क्या कह रहा है? The acids, अगर अम्ल जो हैं which are constantly added to the tissue fluid by the cells, अगर कोशिकाओं के द्वारा जो उत्तकीय द्रव्य होते हैं उनके साथ लगातार एसिड्स जुड़ते जाते हैं तो सबसे पहले तो फर्स्ट तो उनका न्यूट्रलाइजेशन होगा यानी बफर्ड होगा, एंड देन डिस्पोज्ड ऑफ, निकाल दिए जाएंगे इन वेरियस वेज, जिसके निकालने के माध्यम अनेकों होंगे। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड रिजल्टिंग from muscular contraction is partly converted back into glycogen by the liver। जैसे लैक्टिक एसिड होता है, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आंशिक रूप से ये वापिस ग्लाइकोजन के अंदर, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के अंदर बदल जाता है। फॉस्फेट, सल्फेट एंड क्लोराइड आर एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। किडनीज के द्वारा, वृक्कों के द्वारा फॉस्फेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, क्लोराइड होते हैं, ये उत्सर्जित हो जाते हैं। साथ में CO2 which is continually produced by all cells is removed in lungs। CO2 आपको पता है भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप CO2 का निर्माण होता है। वो वाया ब्लड हीमोग्लोबिन अपने साथ बांध करके फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है बाय इन द लंग्स। द एबिलिटी ऑफ बफर सिस्टम ऑफ द ब्लड इज बाइंड हाइड्रोजन आयन एंड न्यूट्रलाइज एसिड इज कॉल्ड एल्काली रिजर्व ऑफ द ब्लड। बफर सिस्टम की वो योग्यता जो हाइड्रोजन आयन अगर इसके ब्लड
ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयंस आकर के जुड़ते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करेगा, उदासीन करेगा, और इस प्रकार के क्षार जो होंगे उसको एल्काली रिजर्व ऑफ द ब्लड बोलेंगे। द एबिलिटी ऑफ बफर सिस्टम क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर कोई हाइड्रोजन आयन आकर के बफर सिस्टम के साथ में जुड़ते हैं, 3 प्रकार के बफर सिस्टम बताए हैं। इफ ये तो अल्काली रिजर्व ऑफ द ब्लड है, क्षारीय रिजर्व ऑफ द ब्लड है। इफ देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय द सेल्स देन अल्काली रिजर्व हैज बीन रिड्यूस्ड। अगर लगातार कोशिकाएं हाइड्रोजन आयंस का निर्माण अत्यधिक मात्रा में करने लग जाती हैं तो एल्काली रिजर्व जो होता है ये भी अपना कार्य करना बंद कर देता है, यानी रिड्यूस हो जाता है, ह्रासित हो जाता है। द पीएच ऑफ द ब्लड फॉल्स बिलो 7.4, जिसके कारण से ब्लड की जो पीएच होती है वो घट जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिडोसिस, जिसके कारण से अम्लीयता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ब्लड एसिडिक मीडियम में आ जाता है। इन अदर हैंड दूसरे तरीके से देखें, अगर हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ने लग जाएं तो एसिड रिजर्व हैज बीन रिड्यूस्ड। अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन अगर जुड़ने लग जाएं तो जो एसिड रिजर्व था, जो न्यूट्रलाइज करने का कार्य कर रहा था, बफर सिस्टम जो थे वो उनको न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि क्षारीयता को उदासीन करने का कार्य कर रहे थे, उनको एसिड रिजर्व कर रहे थे, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण से पीएच ऑफ ब्लड रेजेज अबाउट 7.5, जिसके कारण से ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.5 से ज्यादा हो जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एल्केलोसिस। इसके कारण से क्षारीयता हो जाती है, और क्षारीयता 7.5 ही बताई है। 8 से ज्यादा होने पर मनुष्य मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। मेरे परम मित्रों, आपके ये शायद पॉइंट या कंटेंट समझ में आ गया होगा। जो मेरे परम मित्र विद्यार्थी वीडियोस को नियमित रूप से वॉच कर रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।